स्टोरी की ओपनिंग में हम लिहान को देखते हैं जो बात ले रहा था। जब ये शाह आकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, हान बोलते हैं कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। शाह बोलती है कि हाँ वही जो हम जैसे एडल्ट लोग करते हैं, और उससे अचानक से किस करने लगती है। लिहान बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। शाह कहती है कि ऑफ कोर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड फैंग के भेजे हुए तुम मेल मॉडल हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट पे करने वाली हूँ। लिहान रूडली उसको यहाँ से बाहर निकलने को बोलता है। शाह कहती है कि क्या बात है, तुम डोमिनेटिंग सीईओ का रोल प्ले कर रहे हो, मुझे बहुत ही पसंद आया, अब तो तुम रिवॉर्ड डिजर्व करते हो। और उसे किस कर दिया तो इस तरह से उसने हान को इंस्टिगेट कर दिया था, इसलिए हान उसे पानी के अंदर खींचकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाह के कमर में बहुत ही दर्द हो रहा था। उससे याद आता है कि लास्ट नाइट वह उस मेल मॉडल के साथ इंटीमेट हुई थी। अचानक से रूम से बाहर आती तो सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड फैंग थी। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देख कर हैरान थी। अब दोनों चारों तरफ देखते हैं तो सब कुछ बहुत ही आलीशान था, चारों तरफ नौकर और चाकर। तो उन्हें लगता है कि शायद ये कोई प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है। लेकिन दोनों ही हैरान थे कि वे यहाँ पे पहुंची कैसे। उनका तो कार एक्सीडेंट हुआ था। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि शाह प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस थी और उसे एक ड्रामे में फीमेल लीड के लिए कास्ट किया गया था, इसलिए दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रही थी कि अब उनकी लाइफ पहले से बेहतर होने वाली है। शाह फैंग से बोलती है कि बस तुम भी अपनी कंपनी जल्दी से स्टार्ट कर लो, फिर मैं आराम से तुम्हारे ऊपर डिपेंड होकर रह सकती हूँ। फैंग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। दोनों के बीच में बहुत ही प्यार था, पर अचानक से दोनों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद दोनों खुद को इस विला में पाती हैं। अब अचानक से विला के सर्वेंट्स उन्हें मैडम ली कहकर ग्रीट करते हैं, तो दोनों ही कंफ्यूज थे कि मैडम ली हम दोनों में से किसे बुला रहे हैं। लेकिन अचानक से दोनों को क्लिक होता है कि वे एक्चुअली में एक नोबल में ट्रांस माइग्रेट कर चुकी हैं। शाह फैंग से बोलती है कि मुझे इस नोबल की स्टोरी के बारे में पता है। इस नोबल को मेरी एक एंटी फैन ने लिखा था जो मुझसे बहुत ही नफरत करती है, तुम्हें याद तो है ही। ये नोबल 2 डोमिनेटिंग और साइकोपैथ सीईओ ब्रदर्स पर बेस्ड है, और इस नोबल में हम दोनों बस बुरी फीमेल कैरेक्टर्स हैं। शाह बोलती है कि यहाँ पर भी मेरा नाम शाह ही है, मैं इस नोबल की बुरी कैरेक्टर हूँ जिसके पास कोई दिमाग नहीं है, और उसकी शादी ली फैमिली के सबसे बड़े सन हान के साथ हुई है। फैंग कहती है कि मतलब मैं वो सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ जिसका आईक्यू बहुत ही कम है, और उसकी शादी ली फैमिली के सेकंड सन जुन से हुई है जो 1 नंबर का साइकोपैथ है। शाह कहती है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से मैं अपनी अडॉप्टेड सिस्टर यानी नोबल की फीमेल लीड के साथ फाइट करने वाली हूँ, जो बहुत ही काइंड और सॉफ्ट है, जिस वजह से मेन लीड मुझे पनिश करने वाला है, इसलिए पहले तो मैं होमलेस और फिर एक बुरी मौत मरने वाली हूँ। फैंग कहती है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से मेरा साइकोपैथ हस्बैंड भी मुझे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाला है और फिर मुझे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देगा, जहाँ ट्रेजिकल तरीके से मेरी मौत हो जाएगी। अब दोनों अपनी बेकार एंडिंग के बारे में सोचकर डर जाती हैं, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उनको यहाँ से भागना होगा। अब दोनों जल्दी जल्दी से पैसे, ज्वेलरीज, कपड़े पैक करके जाने लगती हैं, तो दोनों से ही सही से चला नहीं जा रहा था। तो फैंग शाह को टीज करने लगती है कि लगता है कि तुम रात में सही से सो नहीं पाई। अब दोनों हैप्पी थे कि डोर से बाहर जाने के बाद बिना हस्बैंड के दोनों अपनी लाइफ को फ्री बर्ड की तरह एंजॉय कर सकती हैं। पर जैसे ही डोर ओपन करती है सामने जुन और हान थे। जुन बोलता है क्या हुआ, अब दोनों लेडीज कहीं जा रही हैं। हान बोलता है कि शायद मैंने रात में ज्यादा मेहनत नहीं की जो तुम अब भी इतनी एक्टिव दिख रही हो। अब दोनों को समझ नहीं आता कि इनमें से दोनों के हस्बैंड कौन है। शाह कहती है कि मुझे तो वैसे ही फेस ब्लाइंडनेस है, पर दोनों को देखकर साफ पता चल रहा है कि दोनों अच्छे इंसान तो नहीं दिख रहे हैं। हान बोलता है कि हमारे घर का सारा सामान लेकर तुम दोनों कहाँ जा रही हो। जुन कहता है कि शायद मैंने भी रात में ज्यादा मेहनत नहीं की, तुम्हें अभी भी काफी एनर्जी बची हुई है जब भी तुम भाग रही हो। तो फैंग डर के बोलने लगती है कि मुझे बचा लो। इसकी स्माइल बिल्कुल साइको किलर की तरह है, पक्का यही साइको आदमी सेकंड यंग मास्टर है। जुन फैंग को अपनी तरफ खींचकर बोलता है कि मैं बहुत सारे मामलों में साइको हूँ, तुम ट्राई करना पसंद करोगी। फैंग उसको छोड़ने को बोलती है, पर जब भी उसका बैग नीचे गिर जाता है जुन देखता है कि उसमें उसके अंडरवियर्स हैं। तो शाह फैंग से धीरे से बोलने लगती है कि तुम्हें चोरी करने के लिए यही मिला था। फैंग कहती है कि अंधेरे में मैंने जल्दबाजी में पैक कर लिया। जुन फैंग से बोलता है तो तुम मेरे अंडरगारमेंट से इतनी ऑब्सेस्ड हो, चलो तुम्हें रूम में चलकर दिखाता हूँ, मेरे पास और भी लिमिटेड एडिशंस बचे हुए हैं। फैंग मना करती है, पर जुन तो उसको जबरदस्ती उठाकर चला जाता है। फैंग बोलने लगती है मुझे साइको से बचा लो। अब शाह उनके पीछे जा ही रही थी, पर हान उसे रोककर बोलता है वैसे तुम भाग कहाँ रही थी। हान देखता है कि बैग में उसकी टाइज है, तो बोलता है कि शायद तुम्हें मेरी टाइज में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। शाह नाटक करती है कि हाँ आप देखो आपकी टाई कितनी अच्छी है, आपने कितनी अच्छी तरीके से बांधा है। हान बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें भी सिखा देता हूँ। शाह तो डर जाती है, पर जब ये हान टाई निकालकर उसके हाथ बांध देता है और उसको उठा के रूम के अंदर लाता है। शाह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर हान उल्टा उसके क्लोज जाता है। तो शाह कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। हान बोलता है कि अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और उससे यहाँ वहाँ किस करने लगता है। शाह सोचते कि वैसे हान काफी हैंडसम है, वे उसके साथ कुछ दिनों तक अच्छा बनने का नाटक तो कर ही सकती है, इसलिए हान जब उसे किस करता है तो शाह भी उसके साथ पूरा कोऑपरेट करती है। अब दोनों बेस्ट फ्रेंड की हालत पंचर थी। दोनों देखती है कि उन दोनों ब्रदर्स ने उनकी हालत खराब कर रखी है।
शाओ बोलती है कि अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, अगर हम ऐसे भागे तो भूख से मर जाएंगे। फैंग कहती है कि शायद तुम भूल चुकी हो, नोबल के हिसाब से हम काफी अमीर हैं। पर शाओ कहती है कि मैं तो वो रिच फैमिली की डॉटर हूँ जिसे बचपन से कंट्री साइड रहने के लिए भेज दिया गया था और मुझे वापस बस हान से बिजनेस मैरिज के लिए बुलाया गया था ताकि उनकी अडॉप्टेड डॉटर रुआन आराम से अब्रॉड जा सके। फैंग कहती है कि हाँ मुझे याद आया, हान के दिल में तुम बस हीरोइन रुआन की एक सब्स्टिट्यूट हो, जैसे हीरोइन वापस आएगी वह तुम्हारा काम तमाम कर देगा। शाओ कहती है कि तुमने सही कहा, रुआन चाइना वापस आ गई तो फिर तो मैं नहीं बचने वाली। फैंग कहती है कि मेरे केस में मेरे फादर अपनी मिस्ट्रेस यानी मेरी स्टेप मदर के चक्कर में इतने पागल थे कि वे उनका फायदा उठाकर अपने बच्चों के साथ हमारे फैमिली में रहने के लिए चली आई और ऊपर से उसने पैसों के लिए मुझे इस साइको जुन को भी सेल कर दिया। शाओ कहती है कि तुमने सही कहा, पर एक और बुरी चीज है, तुम्हारे उस साइकोपैथ हस्बैंड को उसका पहला प्यार नहीं मिला, इसलिए वे अपनी सारी पागलपंती तुम पर ही निकालने वाला है। तो फैंग डर जाती है, बोलती है किस इडियट ने इतना क्रीपी नोवेल लिखा है, एक बार मुझे गलती से मिल जाए तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। शाओ कहती है कि एक तो बचपन में हमने ऑर्फनेज में इतना स्ट्रगल किया और अब इस नोवेल में भी आकर दोबारा से हमारी लाइफ और ज्यादा खराब हो गई है, पर अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें कैसे भी करके इस नोवेल का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। मैं वापस से एक अच्छी एक्ट्रेस बनकर इस दुनिया पर राज करूंगी। फैंग कहती है कि मैं भी इसमें तुम्हारा साथ देने वाली हूँ, पर इससे पहले हमें उन दोनों साइको से अपना पीछे छुड़ाना होगा। अब दोनों की आपस की बातें रिकॉर्ड करके बटलर हान और जुन को सेंड कर देता है। ये दोनों बोलते हैं कि ये दोनों तो भागने की प्लानिंग कर रही हैं, अब हमें कुछ करना ही होगा। हान बोलते हैं कि सर आराम से, अपनी वाइफ को डराना मत। जुन बोलते हैं कि वैसे मुझे जितना याद है आपकी अरेंज मैरिज रुआन से होने जा रही थी, पर आप तो शाओ के साथ बहुत ही हैप्पी हैं। हान बोलते हैं कि मैं बचपन से रुआन को अपनी सिस्टर ही मानते हुए आ रहा था, मैंने सोचा कि ठीक है एक दिन शादी करनी है तो रुआन से कर लूंगा, इस तरह से रुआन हमारे पास रहेगी। पर जब मैंने पहली बार शाओ को देखा तो पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। हान शाओ के ख्यालों में खोया हुआ था तो जुन उसको टीज करने की कोशिश करता है। हान बोलते हैं कि मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, वैसे मॉम ने इतनी अच्छी अच्छी फैमिली की डॉटर से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया पर तुमने उनमें से किसी की तरफ देखा भी नहीं, पर बाद में जब सुनने में आया कि तुम्हारी फैंग के साथ बिजनेस मैरिज की बात हो रही है तो तुम इतने एक्साइटेड थे कि पता नहीं कितने रातों तक तुम सही से सोए भी नहीं। जुन बोलता है क्योंकि फैंग से शादी करना मेरा अच्छा खासा प्लान का एक पार्ट था, मुझे भी उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। हान बोलता है वैसे पहले शाओ और फैंग एक दूसरे की इतनी क्लोज तो नहीं थी, पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल वे दोनों काफी बदल चुकी हैं। जुन बोलता है कि छोड़ो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ ताकि अपनी वाइफ को थोड़ा सा एजुकेट कर सकूँ। हान बोलते हैं कि रुको मैं भी आता हूँ, मुझे भी तो अपनी वाइफ से प्यार करना है। मतलब दोनों ब्रदर शाओ और फैंग से बहुत ही प्यार करते थे, पर दोनों नोवेल की वजह से इनको गलत समझ के बैठी हुई थी। अब दोनों घर आते हैं तो शाओ बहुत ही प्यार से बोलती है हस्बैंड आप तो थक चुके होंगे, मैंने आपके लिए डिलीशियस खाना बनाया है। फैंग सोचती है वाह मेरी बेस्ट फ्रेंड सही में कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, और खुद भी जुन के सामने क्यूट बनने का नाटक करती है। जुन उसके लिए केक लेकर आया था तो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, ये केक मेरी फेवरेट है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ डिलीशियस बनाया है। इन दोनों जब खाने की कंडीशन देखते हैं तो समझ जाते हैं कि खाना काफी खराब बना है। हान बहुत ही हिम्मत करके खाता है तो सही में खाना बहुत ही खराब था। जुन मन ही मन में सोचता है क्या सिस्टर इन लॉ मेरे भाई को मारना चाहती हैं। फैंग भी जुन को खाने को बोलती है तो जुन तो चुपचाप देखे जा रहा था, तो फैंग कहने लगती है क्या हुआ, मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम नहीं खाना चाहते। जुन बोलता है कि बिल्कुल खाऊंगा और हिम्मत करके एक बाइट लेता है तो उसका मुंह देखने लायक था, पर फैंग के पूछने पर बोलता है कि खाना काफी डिलीशियस है। ये सब देखकर हान हंसने लगता है, पर जब भी शाओ उसको एक और बाइट खिलाकर पूछती है कि मेरा खाना कैसा लगा, बेचारा हान के गले से आवाज नहीं आ रही थी पर फिर भी हिम्मत करके बोलता है कि काफी डिलीशियस है। दोनों हैप्पी थे कि फाइनली हमने इन दोनों को खुश कर दिया, पर शाओ जब खुद खाने जाती है तो पता चलता है कि खाना बहुत ही खराब बना है। अब प्लान के अकॉर्डिंग दोनों जल्दी से हान और जुन को स्पाइक वाइन पीने को देती हैं, तो हान और जुन पीते ही बेहोश जाते हैं, जिससे दोनों बहुत ही हैप्पी थी। ये दोनों अपनी तारीफ करने लगते हैं कि हमारी ब्यूटीनेस और स्मार्टनेस से कोई भी आज तक नहीं बच पाया। फैंग बिना टाइम गवाए जल्दी से सेफ की चाबी ढूंढने को बोलती है। अब दोनों चाबी ढूंढ लेती हैं। फैंग खुश होकर बोलने लगती है कि यहाँ से बाहर निकलते ही मैं अपने लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर करने वाली हूँ। शाओ कहती है वाओ कितनी अच्छी बात है, हाफ मेल मॉडल्स मेरे साथ भी शेयर करना। अब दोनों भागने ही वाली थी कि हान और जुन दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं, जो बस बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। जुन फैंग से बोलता है तो तुम बहुत सारे मेल मॉडल्स हायर करने वाली हो, लगता है कि कल रात में तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही जेंटल था। फैंग डरते हुए बोलती है कि मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। जुन बोलता है कि कोई नहीं, रूम में चलकर आराम से समझा लेना। अब शाओ भी बहुत ही डर जाती है और धीरे से वहां से बचकर निकलने की कोशिश करती है, पर हान उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें मेल मॉडल्स के साथ एंजॉय नहीं करना। शाओ तो डर जाती है तो हान बोलता है क्या हुआ, तुम दोबारा से ऐसी गलती दोहराने वाली हो। शाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कभी नहीं करने वाली। वैसे ही हान अचानक से उसे किस करने लगता है तो शाओ भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी साइड जुन फैंग से बोलता है तो तुम कुछ एक्सप्लेन करने वाली थी। फैंग उससे डोमिनेट करने की कोशिश करती है पर उसका ये चाल काम नहीं आता।
जुन उससे फोर्सली किस करने लगता है और इसी चक्कर में फेंग से उसकी शर्ट फट जाती है। जुन बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे टच कर सकती हो और उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में फेंग आके शाओ से कंप्लेंट करने लगती है कि साइको सही में एक नंबर का जानवर है। तो इस बार शाओ उसे टीज करने लगती है। फेंग बोलती है कि तुम मेरा मजाक बना रही हो, ये बताओ तुम किसके साइड हो। शाओ कहती है मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, हमारे पास पैसे तो है नहीं तो फिर हम भागेंगे कैसे। वैसे ही शाओ के दिमाग में आइडिया आता है कि वे लिमिटेड एडिशन बैग को बेचकर पैसे अर्न कर सकती हैं। फेंग से बोलती है कि इस बार जुन के अंडरवियर्स उठा के मत लाना। अब फेंग जल्दी जल्दी जाके सारे लिमिटेड एडिशन बैग्स पैक करने लगती है। सोचती है कि वैसे ये अंडरवियर्स काफी एक्सपेंसिव हैं, इसलिए इनको भी रख लेती हूँ। अब दोनों चुपके से बैग्स लेकर जा रही होती हैं। तो शाओ फेंग से बोलती है कि मैंने मना किया था ना कि अंडरवियर्स मत उठाना। अब जब भी बटलर उन दोनों को देख लेता है, बोलता है क्या आप दोनों बाहर जाना चाहती हैं? आप बोलो तो मैं कार का इंतजाम कर देता हूँ। शाओ बोलती है कि पास में ही जाना है, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। अब दोनों बैग्स बेचने आती है तो स्टाफ सोचती है कि बैग्स तो काफी एक्सपेंसिव है। ये बोलती है कि मैं अभी स्टोर मैनेजर को बुला कर लाती हूँ। शाओ तो बहुत ही हैप्पी थी पर फेंग को अपने बैग्स के लिए बहुत ही दुख हो रहा था। शाओ बोलती है कुछ बड़ा सोचो, इन बैग्स से जो हमें पैसे मिलेंगे इससे हम इस पूरे शॉप को बाय कर सकते हैं। तो फेंग भी खुश जाती है। जल्दी एक लड़की आकर शाओ से बोलने लगती है कि तुम कंट्री साइड गर्ल इतने बड़े स्टोर में क्या कर रही हो। फेंग पूछती है कि लड़की कौन है। शाओ बताती है कि ये उसकी सिस्टर रुआन की चमची है। वे लड़की शाओ को नीचे दिखाने की कोशिश करती है कि तुम जैसे कंट्री साइड लड़की यहाँ की चीजों को अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। अपने साथ आए एक आदमी को हस्बैंड बुला रही थी और उस आदमी से उन दोनों को बाहर निकलवाने को बोलती है, पर वे आदमी उल्टा उस लड़की को सुनाने लगता है कि मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं हूँ। ऊपर से शाओ को लाइन मारने लगता है। वे लड़की गुस्सा करने लगती है कि तुम बोल रहे थे कि तुम डिवोर्स लेकर मुझसे शादी करोगे, तो वे आदमी बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमसे ब्यूटीफुल तो शाओ है। उस लड़की को शाओ पे बहुत ही गुस्सा आता है और इसी बीच उस आदमी की विग नीचे गिर जाती है। फेंग उस लड़की से बोलने लगती है कि मेरी शाओ इतनी ब्यूटीफुल है तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है। उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए मैनेजर को बुलाकर दोनों को यहाँ से बाहर निकालने को बोलती है। पर मैनेजर बताता है कि अब से दोनों उनकी वीआईपी कस्टमर हैं, क्योंकि ये जो बैग सेल करने आई थी उन बैग्स की कीमत 10 मिलियन है। तो वे लड़के हैरान थे कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, पक्का इन लोगों ने बैग की चोरी की है, इन लोगों से रिसिप्ट मांगो। तो वे दोनों डर जाती हैं। वे लड़की पुलिस को कॉल कर देती है। ये बोलती है कि अब तुम दोनों नहीं बचने वाली। वैसे ही हान और जुन आते ही बोलते हैं कि तुम ली फैमिली की चीजों के साथ क्या कर रही हो। तो दोनों बहुत ही डर जाती हैं। वे लड़की बोलने लगती है, तो तुम दोनों ने ली फैमिली की चीजों को चुराने की कोशिश की है, अब तुम दोनों जेल जाने के लिए तैयार रहना। हान बोलते हैं जो इस लड़की ने कहा क्या सच है। तो शाओ और फेंग बहुत ही डरी हुई थी। वे लड़की बोलती है कि बिल्कुल सच है, शाओ कंट्री साइड में भी ऐसी चोरी किया करती थी। फेंग गुस्सा करने लगती है कि फालतू में शाओ के बारे में झूठ बोलना बंद करो। वे लड़की फेंग से बोलने लगती है कि वैसे मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है, तुमने अपने स्टेप मदर की ज्वेलरी चुराई है और अब शाओ के साथ मिलकर चोरी कर रही हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। शाओ और फेंग बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। वे लड़की जुन और हान से बोलती है कि आप दोनों के बिहाफ पर मैं इन दोनों लड़कियों को सबक सिखाने को तैयार हूँ और दोनों को पनिश करने को बोलती है। जुन फेंग का हाथ पकड़ता है तो वे लड़की बोलने लगती है कि मिस्टर जुन, इतने से के लिए आपको अपना हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है, इस लड़की को तो मैं बताती हूँ। फेंग को थप्पड़ मारने जा रही होती है पर उल्टा जुन फेंग का हाथ पकड़ के उसको थप्पड़ लगा देता है। वे लड़की बोलती है कि इसने आपके घर से चोरी की है और आप मुझे मार रहे हैं। जुन बोलता है कि मेरी वाइफ घर के कुछ अनयूज सामान को सेल कर रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। हान भी बोलता है कि तुम मेरी वाइफ के बारे में क्या बकवास कर रही थी। तो वह लड़की हैरान थी कि शाओ हान की वाइफ है। अब वे आदमी सुनता है तो डर के वहां से भाग जाता है। जुन फेंग से बोलता है वाइफ ही माफ करना, कहीं थप्पड़ मारने से तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा। फेंग कहती है कि मेरा हाथ बिल्कुल सही है और उस लड़की को थप्पड़ मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में बकवास करने की। ऊपर से शाओ बोलती है कि ये मुझे चोर बुला रही थी, तो फेंग उसको मारने जाती है। पर जुन बोलता है कि तुम ऐसी लड़की पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है कि रुआन को आने दो, फिर मैं तुम दोनों को बताती हूँ। शाओ कहती है कि तुमने शैतान का नाम लिया, अब देखो पीछे कौन आ रहा है। वैसे ही पुलिस आती है, किसी ने चोरी के रिगार्डिंग रिपोर्ट की है। मैनेजर बोलता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक्चुअली फॉल्स रिपोर्ट करने वाली ये लड़की है। पर वे लड़की बोलने लगती है कि सही में इन दोनों ने ली फैमिली के सामान की चोरी की है। जुन बोलता है कि मेरी वाइफ हमारे घर के सामान को बेचने आई थी, तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। शाओ बोलती है कि हमारी फैमिली मैटर है, पर ये लड़की फर्स्ट रिपोर्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो पुलिस उस लड़की को अरेस्ट करके अपने साथ लेकर चली जाती है और मैनेजर हान और जुन से माफी मांगता है। हान मैनेजर से स्टोर की सारी ड्रेसेस पैक करने को बोलता है, तो दोनों बहुत ही खुश आती हैं। फेंग बैग बाय करने के लिए भी इशारा करती है, तो शाओ हान से बोलती है कि ड्रेस के साथ मैच बैग भी होना चाहिए। तो हान मैनेजर से बैग पैक करने का भी इशारा करता है, तो दोनों बहुत ही खुश आती हैं। पर शाओ नोटिस करते है कि हान उसको घूर रहा है, तो चुपचाप शांत होकर खड़ी जाती है। पर हान तो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फेंग भी डरी हुई चुपचाप खड़ी थी, तो जुन भी उसको लेकर जाने लगता है। पर मैनेजर बोलता है कि इन बैग्स का क्या। जुन बोलता है कि उस कूड़े कबाड़ के साथ तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो मैनेजर बहुत ही हैप्पी हो जाता है कि इतने महंगे बैग्स उसके पास हैं। जुन फेंग से बोलता है कि वैसे मैंने नोटिस किया
तुम उस लड़की को मारने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। फैंग बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो मैं उस लड़की को मार मार के उसकी हालत पंचर कर देती। पर जब जुन उसको घूरने लगता है तो बहाना बनाती है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। फैंग सोचते है शाओ के साथ रह रह के मैंने भी काफी अच्छी एक्टिंग सीख ली है। पर जुन बोलता है कि तुम्हारी एक्टिंग कुछ ज्यादा नहीं हो रही। अब बताओ तुम मुझे इन सभी चीजों के लिए यहीं पे एक्सप्लेन करने वाली हो या आराम से घर पे चलकर। फैंग कहती है पर कैसे एक्सप्लेनेशन। जुन बोलते है कि ली फैमिली के सामान को चुरा कर बेचने की। चलो ये बताओ इन सभी आइडियाज के पीछे किसका दिमाग था। फैंग शाओ को मनी मन में माफी मांगकर बोलती है कि सारा आइडिया तो शाओ का था, मुझे तो इसमें फोर्स किया गया। तो दूसरी साइड शाओ छिकने लगती है, सोचती है कि भला मेरे बारे में कौन बात कर रहा है। जुन फैंग से बोलता है कि ऐसी बात है तो घर पे चलकर मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देने वाला हूँ। तो फैंग समझ जाती है कि वह किस रिवॉर्ड की बात कर रहा है, तो यही सोचकर उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। दूसरी तरफ शाओ हान को बटरिंग लगाने की कोशिश करती है कि जिस तरह से आपने आज का बिल पे किया सब कुछ कितना मैनली था। हान कहता है तो तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो। शाओ सोचती है फालतू में मैंने इस डेविल को इंस्टिगेट कर दिया, इसलिए उसे किस करके बोलती है इतना काफी है ना। पर हान बोलता है कि मेरे लिए काफी नहीं है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। ये बोलता है कि बाकी घर चल के हिसाब करने वाला हूँ। बाद में फैंग शाओ को कॉल करके पूछती है कि वैसे हान और जुन ने हमारी हेल्प कैसे कर दी। शाओ कहती है कि दुनिया के सामने अच्छा थोड़ी लगता कि उनकी वाइफ उनका सामान चोरी करके बाहर बेच रही है, इसलिए एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए हमारी हेल्प कर रहे होंगे। फैंग बोलती है कि ऐसी बात है तो उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी ड्रेसेस और बैग क्यों बाय किया। शाओ कहती है कि तुम बोल तो सही रही हो, वे लोग हमें फीमेल लीड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फैंग बोलती है कि चलो ये भी अच्छा है, जब तक फीमेल लीड रुआन नहीं आती तब तक तो हम इन दोनों का फायदा उठा ही सकते हैं। दोनों इतने हैंडसम और रिच हैं और आसानी से हमारे बातों में भी आ ही जाते हैं। जुन उसकी सारी बातें सुन रहा था, बोलता है तो तुम फिर से भागना चाहती हो। शाओ जुन की आवाज सुनकर कॉल कट कर देती है। जुन तो फैंग को किस करने लगता है तो फैंग उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जुन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। फैंग बोलती है क्या तुम पागल हो। जुन बोलता है तुम्हें आज पता चला और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब शाओ हान के साथ अपनी फैमिली से मिलने जा रही थी। जब भी फैंग जुन के साथ आती है शाओ से बोलती है कि तुम्हें अपनी फैमिली से डरने की जरूरत नहीं है। शाओ भी फैंग से बोलती है प्लीज तुम भी अपने घर पर थोड़े आराम से रहना। जुन बोलता है क्यों आपको डर है कि वहाँ उसकी फैमिली उसको बुली करेंगी, इसलिए आप उसको आराम से रहने को बोल रही हैं। शाओ बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, उल्टा फैंग उन लोगों को पंच वंच ना लगा दे इसलिए मैं बोल रही थी। अब शाओ हान के साथ अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी अडॉप्टेड सिस्टर यानी फीमेल लीड चाइना वापस आ चुकी है, तो जल्दी से टेक्स्ट करके फैंग को इस बारे में बताती है। रुआन तो हान से चेप होने की कोशिश कर रही थी, पर हान उसे ब्रदर इन लॉ कह के बुलाने को बोलता है। तो रुआन सोचते है कि ब्रदर हान इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं, पहले तो ये मेरे साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए हान के सामने खुद को बेचारी दिखाने के लिए शाओ के सामने नाटक करने लगती है, शायद मैं आपकी एक अच्छी सिस्टर नहीं बन पाई। शाओ मनी मन में सोचते है कि अच्छा मेरी जैसी बेस्ट एक्ट्रेस के सामने तुम एक्टिंग कर रही हो। तो शाओ भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि तुम्हें तो मॉम का प्यार मिला है, मैं तो कितने सालों से कंट्री साइड में रह रही थी। तो उसकी मॉम सुनकर कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम मेरी अपनी खून हो, और उसे अपनी जेड ब्रेसलेट निकाल कर पहना देती हैं। तो रुआन का मुंह बन जाता है, पर शाओ देखती है कि फेक ब्रेसलेट है, पर उसकी मॉम को आइडिया नहीं है, पर फिर भी चोरी छुपकर ब्रेसलेट दिखाकर रुआन को टीज करने लगती है। हान तो सब कुछ देखकर सोच रहा था कि शाओ ऐसे चालाकी करते हुए भी कितनी क्यूट लगती है। जल्दी वहाँ पर शाओ का बड़ा भाई चैंग आके बोलने लगता है कि आप इतनी वैल्यूएबल ब्रेसलेट शाओ को दे रही हैं, हमने रुआन को 20 साल से रेस किया है, उसको देना चाहिए। उसकी मॉम रुआन से बोलती तुम चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम ऑक्शन से मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट बाय करके लाऊंगी। रुआन भी बेचारी बनने का नाटक करने लगती है, कोई नहीं, इस फैमिली की रियल डॉटर तो सिस्टर शाओ ही है, फिर भी उन्होंने इतना कुछ सफर किया। चैंग ब्रेसलेट रुआन को देने को बोलता है, तो शाओ की मॉम बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम इस ब्रेसलेट को रुआन को दे दो। रुआन धीरे से शाओ से बोलती है कि जिस पर मेरी नजर पड़ती है मैं उसे लेकर रहती हूँ, चाहे हानि क्यों ना हो, और शाओ को धक्का देकर उस ब्रेसलेट को तोड़कर बेचारी बनने का नाटक करने लगती है कि आपको ब्रेसलेट देनी ही नहीं थी तो आपको इसको तोड़ने की क्या जरूरत थी। शाओ को याद आता है कि वे और फैंग इस नोवेल के बारे में पढ़ रही थी कि फीमेल लीड हान के सामने हर्ट होने का नाटक करेगी, तो हान एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए शाओ को रुआन से माफी मांगने को बोलेगा। शाओ सोचते कि सब कुछ नोवेल की स्टोरी की तरह ही हो रहा है, पर हान तो उल्टा भाग के शाओ के पास आता है और उसकी फिक्र करने लगता है। तो शाओ तो कंफ्यूज थी, पर यह सब देखकर रुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हान बोलते है कि जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मेरी वाइफ अभी इंजर्ड है इसलिए मुझे उसके पास जाना है। रुआन बोलती है कि बहुत ही बदल चुके हैं, पहले मेरी जरा से भी चोट लगने पर आप मेरे लिए इतनी फिक्र दिखाते थे, मैं अब्रॉड में बीमार पड़ गई थी और आपने एक बार कॉल करके पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ। हान बोलते हैं कि बीमार रहती हो तो एक्सरसाइज करो ताकि इम्यून सिस्टम सही रहे, मेरे और शाओ के बीच में आने की जरूरत नहीं है, और अभी मैं इस वक्त तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम शाओ की सिस्टर हो।
आगे से शाव को परेशान करने के बारे में सोचना ही मत, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जल्दी डॉक्टर शाव के साथ बाहर आती है तो हान पूछता है कि मेरी वाइफ ठीक तो है ना। डॉक्टर बताती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। रुआन को देखकर गुस्सा आता है कि शाव ने उससे हान को चुरा लिया। अब चाहे कुछ भी करना पड़े वे हान को वापस लेकर रहेगी। अब रुआन जुन के पास आती है तो जुन बोलने लगता है कि सिस्टर इन लोग को परेशान करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो यहाँ भी चली आई। रुआन बोलती है कि आप भी सिस्टर शाव का साइड ले रहे हैं। हम लोग 20 सालों से एक दूसरे के साथ रहते हुए आ रहे हैं, हम एक साथ बड़े हुए हैं और अचानक से शाव के आने के बाद आप दोनों उसका साइड ले रहे हैं। जन बोलता है कि मैं तुम्हारे इस ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला, इसलिए अपने आंसू कहीं और बहाओ। रुआन बोलती है कि मुझे पता था कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए सबूत आपके सामने है। जन बोलता है कि अब ये क्या नाटक है। रुआन बोलती है कि मॉम के ब्रेसलेट को शाव ने फेक ब्रेसलेट से बदलकर मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। जुन बोलता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं। रुआन कहती है कि ब्रदर हान तो शाव के प्यार में अंधे हो चुके हैं, इसलिए वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। पर जुन उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो रुआन खुद को मारने की धमकी देती है। इधर शाव फैंग से बोल रही होती है कि हान आजकल कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। फैंग कहती है कि अच्छा कैसे, उसकी पूछें आ गई हैं या सर पे सिंग। शाव बोलती है कि मजाक बंद करो, आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि हान मुझे एक वाइफ की तरह ट्रीट कर रहा है। फैंग बोलती है कि तुम ज्यादा सपने मत सजाओ, हम बस इवल सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं और कुछ नहीं। वैसे ही दोनों देखते हैं कि रुआन मरने का नाटक कर रही है। जुन उसे रोकता है पर रुआन कहने लगती है कि आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो मैं जिंदा रह के क्या ही करूंगी। फैंग बोलती है कि ये लड़की तो तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। शाव बोलती है कि यहाँ पर देख लो तुम्हारा हस्बैंड उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। फैंग बोलती है कि चलो हमें भी चलना चाहिए। दोनों आते हैं तो रुआन कहने लगती है कि शाव ने ब्रेसलेट की चोरी की, सबूत मेरे पास है। फैंग कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों पर झूठा आरोप लगाते हुए। शाव बोलती है तुम्हारे पास सबूत है ना, तो जल्दी से नीचे आके सबको सबूत दिखाओ। जुन बोलता है कि हाँ तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। पर रुआन बोलने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं, आज मैं सबके सामने क्लियर करना चाहती हूँ कि शाव ने मुझे फ्रेम किया। फैंग बोलती है कि तुम बकवास बंद करो। जुन बोलता है कि तुम दोनों रुआन को और इंस्टिगेट मत करो, यहाँ से चली जाओ। पर उल्टा फैंग ऊपर आकर रुआन को सुनाने लगती है। रुआन भी खुद को मारने का नाटक करती है तो शाव बोलती है कि पहली बार वो ब्रेसलेट फेक था, दूसरी बात इतने ऊपर से जंप करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए नाटक बंद करो। रुआन बोलती है कि अब मैं खुद को खत्म करके रहूंगी। फैंग बोलती है कि बिल्कुल जल्दी से जंप लगाओ, इतना सोच क्या रही हो। जुन फैंग को पीछे करता है तो फैंग एक्सीडेंटली स्लिप हो जाती है। उससे गुस्सा आता है कि जुन उसके ऊपर रुआन को प्रेफरेंस दे रहा है, इसलिए उसको थप्पड़ लगा चली जाती है। जुन भी उसके पीछे जाता है पर रुआन का नाटक अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए जुन बोलता है कि ठीक है तुम नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। जल्दी वहाँ पे हान आता है तो उसको देखकर रुआन जुन से बोलने लगती है कि आपने कहा था ना कि आप मेरी मदद करेंगे, आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे। पर जुन उसको अलग कर देता है और जल्दी से अपने आदमी को कॉल करके रुआन को उसके फैमिली छोड़ने को बोलता है। कहता है कि मेक श्योर करना कि रुआन आगे से इस कंपनी में दिखने नहीं चाहिए। हान उसे ऑफिस में बुलाता है तो जुन चला जाता है, जिससे रुआन को बहुत ही गुस्सा आता है। हान जुन से बोलता है कि बाहर क्या चल रहा था, तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना चिपका चिपकी क्यों कर रहे थे। जुन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस रुआन को शांत कर रहा था। आपको पता है ना कि हमारी कंपनी में कुछ कर लेती तो इसका इफेक्ट हमारे स्टॉक प्राइस पे पड़ता, फिर तो डैड हमें नहीं छोड़ने वाले थे। हान बोलता है तुम्हें सही में लग रहा था कि रुआन कुछ करने वाली थी, साफ दिख रहा था कि वे बस नाटक कर रही थी। जुन बोलता है कि हाँ पर फिर भी सब कुछ शाव की वजह से हो रहा है, ब्रेसलेट के चक्कर में रुआन ऐसा बिहेव कर रही थी। हान बोलता है कि मेरी वाइफ जो भी करती है मुझे पता है वे हमेशा राइट है। जुन बोलता है शिट, मेरी वाइफ तो गुस्से में गई है, पक्का वे मुझसे बहुत ही नाराज होगी। हान बोलता है कि आज मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम एक मैरिड मैन हो, इसलिए रुआन के चक्कर में अपनी वाइफ को हर्ट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब रुआन देखती है तो उसको लगता है कि अभी जुन ने उसके साथ रूडली बिहेव किया, इसलिए हान उसको डांट रहे हैं। मतलब हान के दिल में अब भी वही है, इसलिए अब ये हान की वाइफ बन के रहेगी। इधर फैंग बहुत ही गुस्से में थी कि जुन को दिखाई नहीं दे रहा कि वह लड़की एक्टिंग कर रही थी। शाव बोलती तुम गुस्सा मत हो, वैसे तुमने नोटिस नहीं किया स्टोरी लाइन के हिसाब से सब कुछ अलग हो रहा है। फैंग कहती कुछ अलग नहीं है, हम सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं और कुछ नहीं, देखा नहीं तुमने जुन रुआन का साइड ले रहा था। शाव बोलती है हाँ तुमने सही कहा। फैंग बोलती है कि शायद हमें दोबारा से यहाँ से भागने का प्लान बनाना चाहिए। शाव कहती है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अब जुन घर आके फैंग को मनाने की कोशिश करता है, बोलता है कि देखो तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो अभी भी दर्द हो रहा है। हान बोलता है कि हाँ जुन से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। पर दोनों ही एक साथ डिवोर्स के लिए बोलती हैं तो जुन और हान दोनों ही हैरान थे। फैंग जुन को अकेले में बात करने के लिए लेकर चली जाती है, बोलती है क्या तुम्हें सही में दर्द हो रहा है। जुन बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फैंग कहती है कि देखो मैं रुआन को ऐसे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि कुछ और बात है। दूसरी साइड हान शाव से प्यार से बात कर रहा था तो शाव कहती है कि यहाँ पे कोई आउटसाइडर नहीं है, इसलिए झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। हान बोलता है भला मैं झूठा प्यार क्यों दिखाऊंगा। शाव बोलती है कि ठीक है मैं पॉइंट पे आती हूँ। दोनों हान और जुन को बता देती है कि वो ट्रांसफर होकर उनके नॉवल वर्ल्ड में आ चुकी हैं, तो दोनों ही कंफ्यूज थे। शाव हान को समझाने की कोशिश करती है कि स्टोरी के हीरो हीरोइन तुम और रुआन हो और मैं और फैंग बस इस स्टोरी के साइड कैरेक्टर हैं। हान बोलते कि तुम क्या कहना चाहती हो।
शाओ बोलती है कि मैं रियल शाओ नहीं हूँ। हान बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओ कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे। उस नोबल की स्टोरी बताने लगती है कि वे और फैंग उनके बीच आई हैं। अगर हीरो हीरोइन नहीं मिले तो इस स्टोरी के एंडिंग में उनकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत होने वाली है। हान बोलता है तो तुम चाहती हो कि मैं स्टोरी के प्लॉट को चेंज करने में तुम्हारी हेल्प करूं। शाओ कहती है कि देखो तुम और रुआन एक होंगे जब भी मैं और फैंग अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर पाएंगे। इसके लिए हमें 3 महीने का टाइम चाहिए और फिर तुम देखना मैं तुम्हें और रुआन को करीब लेकर आऊंगी और हम ली फैमिली के पैसों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस तुम दोनों हमें डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाओ। हान सोचता है कि अगर मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गया तो मतलब शाओ मुझे छोड़कर भागने की कोशिश नहीं करेगी। जल्दी फैंग जुन के साथ बाहर आती है। शाओ बोलती है कि अब तुम दोनों को सब कुछ पता चल चुका है तो तुम दोनों आपस में डिस्कस करके अपना फैसला बता सकते हो। तो दोनों बात करने के लिए रूम के अंदर चले जाते हैं। हान जुन से कहता है क्या तुम्हें सही में उस नॉवल वाली चीजों पर यकीन है। जुन बोलता है कि मैंने उस नॉवल के बारे में सर्च किया, हम सही में उस नॉवल के कैरेक्टर हैं। शाओ और फैंग को इस नॉवल के प्लॉट के बारे में नहीं बल्कि उन्हें इसकी एंडिंग के बारे में पता है कि एंड में उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हान बोलता है कि कोई नहीं, शाओ ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया है, मैं 3 महीने में उसका दिल जीत के रहूंगा। जुन बोलता है पर उनका प्लान तो आपको रुआन को एक करना है। हान बोलता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, आज रुआन का साइड नहीं लेते तो ऐसा नहीं होता। जुन बोलता है कि आई नो मेरी गलती है पर हमें कुछ करना ही होगा। अब दोनों बाहर आके बोलते हैं कि उन्होंने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है पर 3 महीने तक वे डिवोर्स एग्रीमेंट अपने पास से रखने वाले हैं। बाद में जुन बेडरूम में सोने आता है तो फैंग बोलती है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान बाहर रख दिया है। जुन बोलता है पर मैं कहाँ जाऊँ, हम ऑलरेडी कितनी बार सो चुके हैं, तो क्या तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। फैंग कहती है कि तुम किस जमाने में हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। जुन बोलता है पर वाइफ में कहाँ सोऊंगा। फैंग कहती है कि इस घर में इतने सारे कमरे हैं, कहीं भी जाकर सो। और एक और चीज, मुझे वाइफ मत बुलाओ। नेक्स्ट से शाओ और फैंग जॉब की तलाश में आती हैं पर उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती। हान का असिस्टेंट इस बारे में आकर बताता है कि अब दोनों की वाइफ जॉब ढूंढ रही हैं, क्या उन्हें हमारी कंपनी में जॉब दे दें। पर हान मना कर देता है इस इंटेंशन से कि दोनों उनके पास जाने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल दें। अब दोनों बहुत ही फ्रस्ट्रेट थी जब भी शाओ के पास रुआन की कॉल आती है। शाओ बोलती है कि तुम्हारा मरने का नाटक खत्म हो चुका है जो अब मुझे कॉल कर रही हो। रुआन कहती है कि आप मुझे लेकर मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। शाओ कहती है कि पॉइंट पे आओ, नाटक करने की जरूरत नहीं है। रुआन उससे घर आने को बोलती है तो शाओ कहती है कि पहले तुमने फेक ब्रेसलेट के साथ मुझे फ्रेम करने की कोशिश की, अब तुम्हारे दिमाग में दूसरा प्लान क्या चल रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली। पर जब भी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। शाओ को पता है कि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग एक ग्रैंडपा ही है जो हमेशा से उसके सपोर्ट में है, इसलिए बोलती है कि मैं तो आपकी फेवरेट केक लेकर आपसे मिलने आने ही वाली थी। ग्रैंडपा बोलते हैं कि जल्दी आओ। फैंग कहती है क्या बात है, तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, पर तुम केक कहाँ से लेकर जाने वाली हो। शाओ बोलती है कि सामने पेस्ट्री शॉप है। फैंग कहती है क्या बात है, तुम तो बॉर्न एक्ट्रेस हो, वैसे क्या तुम सही में अकेले जाना चाहती हो। शाओ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब शाओ अपने घर आते तो वहाँ पे हान को देखकर हैरान थी। रुआन नाटक करने लगती है कि अचानक से आप ब्रदर इन लोग को डिवोर्स क्यों दे रही हैं। पर अंदर ही अंदर रुआन सोच रही होती है कि पक्का ब्रदर हान ने शाओ का असली रंग देख लिया होगा, इसलिए उसको डिवोर्स दे रहे हैं। अब मुझे कैसे भी करके इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। शाओ रुआन से बोलती है कि तुम हैप्पी हो तो खुल के मुस्कुरा सकती हो, ऐसे अपने इमोशन को दबा के रख रही हो, फालतू में बीमार पड़ जाओगी। शाओ ग्रैंडपा से प्यार से बोलती है कि वह उनके लिए केक लेकर आई है, पर ग्रैंडपा गुस्से में उसको नील डाउन होने को बोलते हैं। शाओ को मन ही मन में हान पर गुस्सा आ रहा था कि पक्का हान ने ग्रैंडपा से कुछ कहा होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं क्या शादी बच्चों का खेल है जो तुम हान से डिवोर्स लेने की बात कर रही हो, क्या ऐसा करके तुम मुझे हार्ट अटैक दिलाना चाहती हो। शाओ बोलती है पर मेरे और हान के बीच में कोई प्यार नहीं है। ग्रैंडपा बोलती है कि मुझे नहीं सुनना कि तुम दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं। रुआन ग्रैंडपा से बोलती है कि जब दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है तो फालतू में दोनों को फोर्स मैरिज में क्यों रखना। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम बड़ों को सिखाओगी, मुझे पता है कि तुम अंदर ही अंदर कितने स्कीमिंग हो। ग्रैंडपा शाओ से बोलते हैं कि चाहे जो भी हो अगले 6 महीने के लिए तुम्हें हान के साथ रहना ही होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें कंपनी के 5% शेयर्स इसी वक्त तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करने को तैयार हूँ। तो शाओ चौंक जाती है, बोलने लगती है कि एक्चुअली मेरा और हान का रिलेशनशिप बिल्कुल इस पैर की तरह है, बस थोड़ा मसाज देने की जरूरत है, फिर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बस पैसे ट्रांसफर करो, फिर देखना हमारा रिलेशन कितना अच्छा हो जाएगा। हान सोचता है कि लड़की झूठी नहीं बल्कि पैसों के पीछे पागल भी है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा पैसा ही रहता है, वैसे मुझे यकीन है तुम शेयर्स का सही से इस्तेमाल करोगी। वैसे उसका ब्रदर चैंग बोलने लगता है कि 5% की कीमत 100 मिलियन है, आप सही में कंपनी के इतने सारे शेयर्स शाओ को देना चाहते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि शाओ हमारी फैमिली की डॉटर है तो फिर दिक्कत क्या है। चैंग बोलते हैं कि रुआन भी तो इस फैमिली की डॉटर है, आपको उसको भी शेयर्स देने चाहिए। रुआन नाटक करने लगती है कि वह शेयर्स ग्रैंडपा के हैं, वे जिसको मर्जी दे सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि सही है, तुम पहली बार कोई समझदारी की बात कर रही हो।
शाह से बोलते हैं कि तुम्हें हान जैसा हस्बैंड चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। वैसे तो शाह को अंदर अंदर हान पे गुस्सा आ रहा था, पर ग्रैंडपा के सामने मुस्कुराने का नाटक करती है। हान बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं और शाह एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहने वाले हैं। शाह बोलती है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर सोचती है कि फिर से मैंने पैसों के चक्कर में अपना ईमान बेच दिया। अब तो पता नहीं प्लॉट का क्या ही होगा। अब शाह खुश होकर फैंग को टेक्स्ट करती है कि ग्रैंडपा ने मुझे 5% शेयर्स दिए हैं, अब हम आराम से अपनी खुद की न्यू कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। शाह सोचते कि फैंग रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, क्या वे घर पे नहीं है। हान शाह के कंधे पर प्यार से हाथ रखता है तो शाह बोलती है कि यहाँ पे ग्रैंडपा नहीं है, इसलिए लवी डवी बनने की जरूरत नहीं है। हान कहता है कि अब तुम शेयर्स पाकर हैप्पी तो होना। शाह बोलती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, वैसे आज मुझे पहली बार अपनी फैमिली की डॉटर होने का बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए मैं तो बहुत ही खुश हूँ। पर एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि हान ने जब ग्रैंडपा से डिवोर्स के बारे में बताया था तो ग्रैंडपा गुस्सा करने लगता है कि तुमने शाह को बुली किया होगा। हान बोलता है कि एक्चुअली शाह मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, पर मैं आपको प्रूव करके रहूंगा कि मैं शाह के लिए बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस एक मौका चाहिए। पता चलता है कि हान ने ग्रैंडपा को अपने 100 मिलियन शाह को देने को बोला था। ग्रैंडपा बोलते तुम सही में शाह के लिए जेन्युइन हो, सच बताना। हान बोलते हैं कि जी मैं सही में शाह से बहुत ही प्यार करता हूँ। बैक टू द प्रेजेंट, हान शाह से बोलता है कि इन 3 महीनों में मैं तुम्हारा दिल जीत के रहूंगा। शाह बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम भूल चुके हो कि 3 महीने बाद हमारा डिवोर्स होने वाला है। हान बोलता है कि एक बार तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। शाह को बहुत ही अजीब लगता है तो हान बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। शाह बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, और उसकी आंखों में देखने लगती है। हान कहते हैं कि देख लेना इन 3 महीनों में तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। शाह सोचते कि सही में हान को इतने करीब से देखकर उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, इसलिए बहाना बनाकर जाने लगती है और सोचती है कि उसे खुद को कंट्रोल में रखना होगा, वह ऐसे बहक नहीं सकती। दूसरी साइड जुन भी फैंग को मनाने में लगा था कि उसने 100 पेजेस में सॉरी लिखा है कि अब से वह किसी और दूसरी लड़की की बातों में नहीं आएगा। फैंग कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतने में मान जाऊंगी। जुन बोलता है कि ठीक है, तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। फैंग कहती है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जब भी देख रही हूँ मुझे उस लड़की रुआन का चेहरा याद आ रहा है। जुन अपने कपड़े उतारने लगता है और चाबुक लेकर उसके आगे बढ़ता है तो फैंग डर जाती है कि तुम साइको आदमी मेरे साथ क्या करने वाले हो। पर जुन बोलता है कि तुम इसका इस्तेमाल करके मुझे पनिश कर सकते हो जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता। फैंग बोलती है कि सोचना मत कि ऐसा करने से मैं पिघल जाऊंगी, मुझे पता है तुम एक नंबर के साइको और पॉवर्ट हो, मैं तुम्हें इस चाबुक से पनिश करूंगी तो तुम उल्टा इसको एंजॉय करोगे। जुन उसके करीब जाकर बोलते हैं कि सच तो यह है कि तुम मुझे पनिश नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब बोल रही हो। वैसे ही शाव आती है, उसको लगता है कि जुन फैंग को बुली कर रहा है, इसलिए उसको सुनाने लगती है। हान भी बोलता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। जुन कहता है कि मैं तो बस फैंग को पनिश करने के लिए बोल रहा था। शाव बोलती है कि तुम्हें मार खाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, रुको अभी मैं तुम्हारी पिटाई लगाती हूँ। तो फैंग उसे रोक लेती है और जुन से कहती है तो तुम पिटाई खाने के लिए इतने बेचैन हो। चाबुक लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो जुन डर जाता है। फैंग कहती है कल हम अपनी कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तुम मेरे सर्वेंट बनकर मेरे लिए फ्री में काम करोगे, बताओ मंजूर है। तो जुन खुशी खुशी बोलता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। शाओ फैंग से बोलती है कि तुमने सही में जुन को माफ कर दिया। फैंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम कल देखना मैं उसको कैसे सबक सिखाती हूँ। अब नेक्स्ट दोनों कंपनी आती है तो फैंग जुन से अपना सारा काम करवाने में लग जाती है। जुन से खुद का शू बंधवाती है, उसे कॉफी लाने को बोलती है। तो ये सब देखकर रुआन को गुस्सा आता है कि भला ब्रदर जुन एक सर्वेंट की तरह इस लड़की का ऑर्डर मान क्यों रहे हैं। शाह फैंग से बोलती है क्या बात है, तुम तो बॉस लेडी निकली। फैंग बोलती है कि ये तो बस शुरुआत है, अगर जुन ने सही से बिहेव किया तो मैं उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लूंगी। रुआन जुन से बोलने लगती है कि आप उस लड़की की सारी बात कैसे मान सकते हैं, वे आपको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रही है। फैंग उन दोनों को बात करते हुए देखकर जुन को आवाज देती है तो जुन भाग के फैंग के पास आता है। रुआन बोलने लगती है कि लड़की आपको डिजर्व नहीं करती। फैंग बोलती है कि जुन मेरा मैन है, मैं जैसे चाहे उसके साथ कर सकती हूँ, और उसे किस कर लेती है। बोलती है कि जुन को मेरा डॉग बन के रहना पसंद है, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जुन भी बोलता है मेरी वाइफ बिल्कुल सही बोल रही है। फैंग जुन को हक करके कहती है कि जुन मेरा है, ये दूसरों के हस्बैंड पर नजर डालने की जरूरत नहीं है। तो रुआन को बहुत ही गुस्सा आता है। शाओ फैंग से धीरे से बोलती है कि हम बस सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं, इसलिए हीरोइन को ज्यादा परेशान मत करो। जल्दी शाओ देखती है कि उसका ब्रदर चेंग आ रहा है। चेंग आते ही बोलता है कि मैं तुम्हें 5% शेयर्स देने को तैयार हूँ। तो दोनों ही हैरान थी। दूसरी साइड हान को पता चलता है कि चेंग 3 सालों से कंपनी का फंड यूज करते आ रहा था और अब उस कंपनी पे 80 मिलियन का डेट्स है और वह उस लॉस कंपनी को शाओ को देकर उसको नीचे गिराना चाहता है ताकि शाओ खुद ही फैमिली के इनहेरिटेंस से पीछे हट जाए। इधर चैंग शाओ से बोलता है कि अगर तुम शेयर्स चाहती हो तो बदले में तुम्हें कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जानबूझकर जिस कंपनी में लॉस चल रहा था उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है। शाओ बोलते है कि बस इतना ही। चैंग बोलता है कि तुम्हें 3 महीने में कंपनी का प्रॉफिट डबल पहुंचाना है। फैंग बोलते है क्या तुम हमें पागल समझते हो, वे कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है। शाओ बोलती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे डेट्स को मैं पे करूं, दिमाग से पागल हो चुके हो।
चैंग बोलता है तुम दोनों कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रही। वैसे ही हान आता है, बोलता है कि मेरी वाइफ से ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वैसे मैंने सुना कि तुम मेरी वाइफ के सामने कंडीशन रख रहे हो, पर इतना छोटा बेट लगाने का क्या फायदा। 200 मिलियन प्रॉफिट तो बहुत ही कम है, तुम्हें ज्यादा का बेट लगाना चाहिए। शाओ हान से बोलती है कि हमारी कंपनी का मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। हान बोलते है कि मैं शाओ की विक्ट्री के लिए अपनी कंपनी के 10% शेयर्स का बेट लगाने को तैयार हूँ। चैंग सोचता है कि हान की कंपनी के 10% शेयर्स की कीमत बिलियन में है। हान चैंग से बोलता है पर अगर तुम हारे तो तुम्हें अपनी कंपनी के सारे शेयर्स मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करना होगा। चैंग सोचता है कि वैसे ही कंपनी इतने लॉस में है, शाओ ऐसे भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी, इसलिए हान की कंडीशन मान जाता है। फैंग शाओ से बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं उसको तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। शाओ बोलती है कि हान जिस वाइफ की बात कर रहा है वह रुआन है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। रुआन खुश होकर बोलने लगती है कि सही में आप सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। शाओ चैंग से बोलती है कि वे बेट लगाने को तैयार है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। चैंग बोलता है कि देखना 3 महीने बाद तुम मेरे सामने आकर नील डाउन करने वाली हो, और खुश होकर चला जाता है। अब दोनों हान और रुआन को एक करना चाहती थी, इसलिए रुआन के पास आकर बोलती हैं कि तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो तो हमारी कंपनी को प्रमोट क्यों नहीं करती, इससे तुम हान की अटेंशन ग्रैब कर पाओगी। रुआन तो उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। शाओ बोलती है कि तुम चाइना की टॉप स्टार हो, तुम हमारी कंपनी को प्रॉफिट करवाने में हेल्प करो, बदले में हम तुम्हें हान के क्लोज लाने में हेल्प करेंगे। रुआन बोलती है पर ब्रदर हान का क्या। शाओ बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं और हान बस नाम के कपल हैं, तुम बस हमारा साथ दो तो हान तुम्हारा होगा। तो रुआन उनकी बात मान जाती है। शाओ सोचते कि सही में मैच मेकिंग का भी काम कितना मुश्किल है। इधर दोनों भाई ड्रिंक कर रहे थे। जिन खुश होकर बता रहा होता कि फैंग ने मुझे गाल पे किस किया। हान बोलते कि सही है तुम्हारा। जिन बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, मुझे यकीन है कि आप सिस्टर इन लॉ का दिल जीत ही लेंगे। हान बोलते हैं कि ये चीज तो मुझे भी पता है। जिन बोलते हैं वैसे अपनी कंपनी के इतने सारे शेयर्स दाव पे लगा दिए हैं। हान बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ प्राइसलेस है और मैं उसके लिए खुद को भी दाव पे लगाने को तैयार हूँ, वे तो बस कंपनी के शेयर्स हैं। जन बोलता है कि आप तो प्यार में बिल्कुल आशिक बन चुके हैं। वैसे ही दोनों देखते हैं कि शाओ और फैंग अपने साथ रुआन को लेकर आ रही हैं। दोनों रुआन को इंट्रोड्यूस करती हैं कि अब से वे हमारी कंपनी की प्रमोटर है, इसलिए अब से रुआन हमारे साथ ही रहने वाली है। जन हान से बोलते हैं कि पक्का ये दोनों आपको और रुआन को पास लाने के लिए ये सब कुछ प्लान कर रही हैं। दोनों रुआन को जानबूझकर हान के साइड वाला कमरा देती हैं और उसको हान को सीड्यूस करने को बोलती हैं, तो रुआन शर्माने लगती है। शाओ हान को बुलाने आती है तो हान कहने लगता है कि मतलब तुम किसी और लड़की को मेरे करीब बुलाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारे अंदर मेरे लिए जरा से भी फीलिंग्स नहीं है। शाओ बोलती है पर वे तुम्हारी हीरोइन है, पर हान अचानक से उसे किस करने लगता है। शाओ बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, पर हान उसे फोर्सली किस करने लगता है। शाओ यही सोच रही थी कि उसे हान से अलग रहना है, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तो शाओ गुस्से में उसको मारने जा रही थी। वैसे ही रुआन आती है, दोनों को किस करते हुए देख लेती है, तो शाओ पे गुस्सा करने लगती है कि मुझसे बोल रही थी कि तुम मुझे ब्रदर हान के क्लोज लाना चाहती हो, पर उल्टा ये सब करके मेरा मजाक बना रही हो। शाओ बोलती है कि तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, पर रुआन गुस्से में उसको मारने जाती है, तो हान उसे रोक लेता है। बोलता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ को टच भी किया तो बहुत ही बुरा होगा। रुआन बोलती है कि लड़की बस आपके पैसों के पीछे है। हान गुस्सा करने लगता है कि मैंने बोला ना कि मेरी वाइफ के बारे में बकवास मत करो। रुआन बोलती है पर आपको इस लड़की के धोखे में आने की जरूरत नहीं है। हान बोलता है कि शाओ कैसे भी हो, मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। रुआन बोलती है पर अभी ये लड़की आपको थप्पड़ मारने जा रही थी। हान बोलता है कि अगर मेरी वाइफ मुझे थप्पड़ मारना चाहती है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। रुआन को बहुत ही गुस्सा आता है, वहां चली जाती है। अब शाओ फैंग को आकर बताती है कि स्टडी रूम में हान ने उसे फोर्सली किस करके अपने फीलिंग्स के बारे में कन्फेस किया। फैंग बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि सही में हान तुमसे बहुत ही प्यार करता है, पर तुमने क्या किया। शाओ बोलती है पर मैं उसको थप्पड़ मारने जा रही थी। फैंग बोलती है कि सच बताना, क्या तुम भी हान के लिए फील करने लगी हो। तो शाओ हाँ बोलती है। फैंग कहती है क्या बात है, मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी प्यार हो गया। शाओ बोलती है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ। फैंग कहती है कि इसमें समझना क्या, हान तुम्हारे लिए इतना सीरियस है तो हम प्यार और करियर को एक साथ परस्यू कर ही सकते हैं। शाओ बोलती है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है, पहले रुआन और ऊपर से कंपनी को प्रॉफिट कराना। मुझे लगता है कि सही में मुझे ब्रदर चैंग के सामने नील डाउन होकर माफी मांगना ही होगा। फैंग बोलती है मुझे पता है इस बेट को तुम ही जीतने वाली हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इधर हान चैंग के अगेंस्ट सारा एविडेंस कलेक्ट करने को बोलता है। हान कैसे भी करके शाओ को विन होते हुए देखना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। ये बाद में जुन और हान नोवेल के ऊपर मीटिंग रखते हैं कि इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर के दिल को कैसे जीत सकते हैं, तो सभी अपने अपने आइडियाज देने लगते हैं कि उनके ड्रिंक को स्पाइक करके उनके क्लोज जाना, उन्हें किडनैप करवा के हीरो की तरह बचाना। जुन सोचता है कि सभी कितने क्रीपी आइडियाज हैं, पर हान तो सब कुछ सही से नोट कर रहा था। जुन बोलते हैं भाई अब सही में सब कुछ अप्लाई करने वाले हैं। हान तो सही में स्पाइक ड्रिंक पिलाने की सोच रहा था। जुन बोलते हैं भाई ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। हान बोलते हैं किसने कहा कि मैं शाओ को देने जा रहा हूँ, खुद ही स्पाइक ड्रिंक को पी लेता है। बोलते हैं कि शायद इससे शाओ को मेरे ऊपर दया आ जाए। अब अचानक से उसके ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट होने लगा था, तो जुन को जल्दी से उसे शाओ के रूम में लेकर चलने को बोलता है।
इधर शाह अपनी कंपनी की वजह से परेशान थी। ऊपर से देखती है कि रुआन उल्टा अपने ड्रामे का प्रमोशन कर रही है। अब हान देखता है कि शाह आ चुकी है तो तबीयत खराब होने का नाटक करने लगता है कि उसको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। शाह कहती है क्या तुमने ड्रिंक किया है, अब नाटक बंद करो। पर हान उसे अपने करीब लाकर बोलता है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। उससे किस करने जाता है तो शाह बोलती है तुम नाटक बंद करो, वैसे भी अगर तुमने स्पाइक ड्रिंक पी होती तो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग तुम्हें हीरोइन के पास होना चाहिए। पर हान तो उसे किस करने लगता है। शाह भागने की कोशिश करती है पर हान बोलता है कि मेरा इस नोवेल के हीरोइन से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई नहीं है। चाहे तुम इस नोवेल की सपोर्टिंग कैरेक्टर हो पर मेरे वर्ल्ड में तुम मेरी फीमेल लीड हो। और उसे किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने जा रहा था। पर जब भी बार बार उसके पास जुन की कॉल आ रही थी तो शाह पहले आंसर करने को बोलती है। हान बोलता है कि क्या बात है तो जुन कहने लगता है कि फैंग कहीं मिसिंग है, कंपनी गई थी उसके बाद से वे मेरी कॉल या मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दे रही, कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया। शाह हान से बोलती है कि हमें जल्दी फैंग को ढूंढने चलना होगा। तो हान बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम फैंग को ढूंढ लेंगे। पर दूसरी साइड फैंग तो बेचारे एम्प्लॉयज को रात भर बैठाकर उनके प्रोजेक्ट के ऊपर लेक्चर दे रही थी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पाके रहेंगे। वैसे जुन आता है तो देखता है कि फैंग बिल्कुल ठीक है तो भाग के उसे गले लगा लेता है। शाह फैंग पे गुस्सा करने लगती है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। फैंग बोलती है कि माफ करना, मैं मीटिंग में थोड़ी सी बिजी थी। जुन बोलता है कि मुझे लगा किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया। वैसे ही रुआन आकर बोलती है कि मैं अपने ड्रामे को हर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने वाली हूँ, अब तो सारे ऑडियंस का अटेंशन मुझ पे होगा, अब तुम्हारे प्लेटफॉर्म के ड्रामे को कोई भी नहीं देखने वाला, अब तुम दोनों मेरे सामने नील डाउन होने के लिए तैयार रहना। शाह बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमारे ड्रामे के कंसेप्ट को चुराकर जीत सकती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फैंग और शाह दोनों न्यू ड्रामा शूट करने का डिसाइड करती हैं। वैसे ही चैंग रुआन के साथ उनको नीचे दिखाने के लिए पहुंच जाता है। ये बोलता है कि अब इस बेट को तो हम ही जीतने वाले हैं। शाह बोलती है कि अभी 1 महीना बचा हुआ है इसलिए अभी से सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है। चैंग बोलते हैं कि साफ पता चल रहा है कि तुम हारने वाली हो। रुआन बोलती है कि शाह आपकी सिस्टर है, आप उसके बारे में ऐसा मत बोलो। पर वैसे तो बहुत ही हैप्पी थी। जल्दी शाह और फैंग को पता चलता है कि उनका प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग चार्ट में है तो दोनों खुश हो जाती हैं। रुआन बोलती है कि पक्का ये फेक न्यूज है, पर देखते हैं कि उनकी कंपनी के सारे ड्रामे टॉप लिस्ट में हैं तो चैंग बोलने लगता है कि सच बता दो कि सबके पीछे किसका हाथ है। पर फैंग और शाह बोलते हैं कि वैसे किसी ने हमारी कॉन्सेप्ट चुराने की कोशिश की है तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। तो चैंग और रुआन वहां से गुस्से में चले जाते हैं। अब मीडिया वाले को भी पता चल गया था कि रुआन ने कॉन्सेप्ट की चोरी की है, सभी उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। तो रुआन कहती है कि मैं सभी चीजों के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ। पर यह सब देखकर शाह और फैंग तो बहुत ही हैप्पी थी। हान भी आके शाह को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उससे कॉफी पीने को देता है तो शाह कहती है कि इसमें तो कोई मेडिसिन नहीं मिला ना। हान सोचता है कि शाह को कैसे पता चला कि उसने जानबूझकर अपनी ड्रिंक को स्पाइक किया था। इधर चैंग परेशान था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, अब उसे अपने सारे शेयर्स शाह को देना होगा। रुआन बोलते हैं कि अगर हमने शाह को मार दिया तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा। चैंग बोलते हैं कि ऐसा करना इलीगल है। रुआन बोलते हैं कि मैं तो बस शाह को डराने के लिए कह रही हूँ, जिससे वह खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी। तो चैंग भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है। इधर जुन शाह से माफी मांगता है कि वह स्पाइक ड्रिंक का आइडिया मेरा था ना कि भाई का, इसलिए आप भाई को माफ कर दो। शाह बोलती है कि तुम लोग का ये प्लान काम नहीं आया तो अब क्या नेक्स्ट प्लान तुम्हारा हमें किडनैप करने का है। दोनों हैरान थे कि इनको कैसे पता। दोनों गुस्सा होकर चली जाती हैं। तो हान जुन से बोलता है कि आपके बेकार एक्टिंग की वजह से हम फंस चुके हैं, अब हम क्या करें, क्या आप सही में हीरोइन को बचाने वाला आइडिया अपनाने वाले हैं। तो हान हाँ बोलता है, पर उल्टा दोनों खुद की फेक किडनैपिंग करवाने का नाटक करते हैं। हान बोलता है कि अब हीरोइन खुद ही हीरो को बचाने आएंगी। जुन बोलता है कि सही में आपको लगता है कि आइडिया काम आने वाला है। हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इस बार सब कुछ ठीक होगा। पर वैसे वहाँ पर चैंग और रुआन आकर उनको सही में किडनैप कर लेते हैं। अब शाह को इस बारे में पता चलता है तो उसको लगता है कि वह इस बार भी नाटक कर रहे हैं। पर फैंग के बोलने पर शाह कहती है कि ठीक है, फैक्ट्री चलकर हम खुद ही चेक करते हैं। अब दोनों फैक्ट्री आती हैं तो शाह को लगता है कि जुन और हान एक्टिंग कर रहे हैं। पर फैंग बोलने लगती है कि तुम रुआन का एक्सप्रेशन नहीं देख रही, वह कितने गुस्से में लग रही है, पक्का कुछ गड़बड़ है। जुन रुआन को ऐसा करने से मना करता है पर रुआन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब शाह और फैंग को रियलाइज होता है कि सही में हान और जुन किडनैप हो चुके हैं, इसलिए रुआन को काम होने को बोलती हैं कि वे उन्हें कंपनी के शेयर्स देने को तैयार हैं। चैंग रुआन से बोलता है कि अच्छा आइडिया है, तुम हान और जुन को छोड़ दो। पर रुआन तो शाह पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे कंट्री साइड से आने के बाद मैंने अपना प्यार, करियर, फैमिली सब कुछ खो दिया। शाह बोलती है पर तुमने पहले मेरे प्लेस की चोरी की है, तुम 20 सालों से मेरी फैमिली में एंजॉय करते हुए आ रही हो। रुआन बोलती है कि तुम बकवास बंद करो, आज मैं इन दोनों आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। चैंग बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, हम तो बस इनको डरा रहे थे। पर रुआन तो उल्टा आग लगाने जा रही थी। ऊपर से जुन फुक मार के लाइटर बुझाने की कोशिश करता है जो बहुत ही फनी था। शाह बोलती है कि तुम पागल हो चुकी हो। रुआन बोलते है कि हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ। चैंग से बोलती है कि तुम्हें भी बस अपने शेयर्स की पड़ी है, ना तुम्हें शाह से मतलब है और ना मेरे से, तुम सभी आदमी बस अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हो। जुन से कहती है कि आपने भी बस प्रॉफिट के लिए फैंग से बिजनेस मैरिज की। हान से बोलती है कि शाह तो बस मेरी सब्स्टिट्यूट थी,
तो आपके अंदर उसके लिए फीलिंग्स कैसे आ गई? आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। जुन बोलता है कि तुम जैसे मतलबी लोगों को समझ नहीं आएगा कि प्यार क्या होता है। जब मैं फैंग से पहली बार मिला जब से मुझे उससे प्यार हो गया। बिजनेस मैरिज भी बस फैंग को परस्यू करने का एक रास्ता था। हान भी बोलते हैं कि शाओ तुम्हारी कभी सब्स्टिट्यूट नहीं थी। मेरे दिल में शाओ की स्पेशल प्लेस है। मैंने शुरू से शाओ से ही प्यार किया है। आई नो मेरे प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही अलग है, पर मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। रुआन बोलती है कि आप बकवास बंद करो। आखिरकार शाओ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आप ही ने उसकी कंपनी को प्रॉफिट कराने में हेल्प की। आप ही ने ग्रैंडपा को अपने शेयर्स दिए ताकि ग्रैंडपा शाओ की कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो ये सब जानकर शाओ हैरान थी कि उसके अचीवमेंट के पीछे हान का ही हाथ है। अब रुआन गुस्से में वहाँ पे आग लगा देती है, पर उसके बाद भी शाओ और फेंग उन्हें बचाने के लिए आग में कूद जाती हैं। शाओ बोलती है कि तुम पागल हो, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी वहाँ पे हान और जुन के आदमी पहुंच जाते हैं, तो हान जल्दी से उन्हें रेस्क्यू करने को बोलता है। तो वे जल्दी से आग बुझाने लगते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स रुआन और चैंग को पकड़ लेते हैं। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था, तो शाओ हान को किस करती है। जुन फेंग से बोलता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन तो है ना कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो फेंग भी उसे किस करती है। अब फाइनली दोनों की वेडिंग होने जा रही थी। फेंग शाओ से बोलती है क्या तुम सही में हमारे रियल वर्ल्ड में नहीं जाना चाहती? शाओ बोलती है कि यहाँ हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, ऐशो आराम है, ऊपर से प्यार करने वाले हस्बैंड है। ये जल्दी वहाँ पे हान और जुन आते हैं तो दोनों बहुत ही हैप्पी थी। वैसे दोनों को नॉवल से आवाज आती है कि उन्होंने जबरदस्ती प्लॉट को चेंज करने की कोशिश की है, इसलिए उन दोनों को वापस से मेन स्टोरी लाइन में जाना होगा, नहीं तो वे दोनों इस नॉवल से गायब हो जाएंगी। तो ये सुनकर दोनों वेडिंग से भाग जाती हैं और जुन और हान भी उनके पीछे भागते हैं और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।